नमस्कार और टारगेट एग्जाम ओनली में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर सीटीईटी, एसटीईटी या यूपीटीईटी जैसी किसी भी टीचिंग परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो आज की ये क्लास बहुत ही जरूरी होने वाली है। और अगर सिर्फ मानव मन के रहस्यों को समझने में दिलचस्पी है, तब भी बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिगमंड फ्रॉइड के बहुत ही मशहूर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। तो चलिए साथ मिलकर इंसान के दिमाग की उस दिलचस्प और थोड़ी रहस्यमय दुनिया में चलते हैं जिसका नक्शा फ्रॉइड ने तैयार किया था। तो शुरू करते हैं। अपनी खोज की शुरुआत हम उसी एक सवाल से करेंगे जिसने फ्रॉइड के पूरे काम को एक दिशा दी। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के अंदर असल में चलता क्या है? हमारी जो गहरी इच्छाएं हैं, जो डर हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, हमारा बर्ताव, ये सब आता कहां से है आखिर? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश न जाने कब से हो रही है। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए फ्रॉइड ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी तरीका निकाला, जिसे हम मनोविश्लेषण या साइकोएनालिसिस कहते हैं। इसको एक टूल की तरह समझिए, एक औजार जिससे हम मन की गहराइयों में छिपे उन राजों और बचपन की उन यादों को समझ सकते हैं जो आज भी अनजाने में हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, अब फ्रॉइड के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे बेहतरीन चाबी है उनकी मशहूर आइसबर्ग थ्योरी। बस ये सोचिए कि उन्होंने हमारे मन की तुलना एक बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ से की, और ये तुलना उनके पूरे सिद्धांत की नींव है। और ये तुलना इतनी जबरदस्त क्यों है, वो यहां साफ दिखता है। सोचिए, एक आइसबर्ग का कितना हिस्सा पानी के ऊपर होता है? बस थोड़ा सा, है ना? करीब 10%। फ्रॉइड का भी यही मानना था कि हमारे मन का भी सिर्फ 10% हिस्सा ही चेतन यानी कॉन्शियस होता है। मतलब वो हिस्सा जिसके बारे में हम अवेयर हैं, हम जानते हैं। असल कहानी, असली खेल तो उस 90% हिस्से में है जो पानी के नीचे हमारी नजरों से छिपा हुआ है। और ये जो छिपा हुआ 90% हिस्सा है, यही है हमारा अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारी उन भावनाओं, विचारों और दबी हुई यादों का एक बहुत बड़ा भंडार है जिनके बारे में हमें खुद कोई खबर नहीं होती। फ्रॉइड का मानना था कि हमारे व्यक्तित्व को चलाने वाली असली ताकत इसी छिपे हुए हिस्से में है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल अचेतन मन में आखिर है क्या? फ्रॉइड के मुताबिक हमारे अंदर 3 ताकतवर फोर्सेस हैं जो लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं, और यही टकराव हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है। और ये 3 घटक हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व इन्हीं तीनों के बीच के एक नाजुक बैलेंस या इम्बैलेंस का नतीजा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इद की, जिसे इदम भी कहते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व का सबसे पुराना, सबसे प्रिमिटिव हिस्सा है जो जन्म से ही हमारे साथ होता है और पूरी तरह अचेतन होता है। ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, यानी सुख के सिद्धांत पर। मतलब इसे अपनी हर इच्छा तुरंत पूरी चाहिए, चाहे जो हो जाए। ये हमारे अंदर का वो जिद्दी बच्चा है जो हमेशा कहता है, मुझे ये अभी चाहिए। अब इड से एकदम उल्टा है सुपर ईगो या पराया हम। इसे अपना मॉरल कंपास या अपनी अंतरात्मा की आवाज समझ सकते हैं। ये हमें समाज के नियम, सही गलत और नैतिकता सिखाता है, जो हम अपने आसपास, अपने परिवार से सीखते हैं। सुपर ईगो हमेशा परफेक्शन चाहता है और इड की बेलगाम इच्छाओं पर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। और अब इन दोनों के बीच कौन फंसता है? बेचारा ईगो या अहम। ईगो को समझिए एक समझदार बिचौलिया, एक मीडिएटर। ये काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पर, यानी वास्तविकता के सिद्धांत पर। इसका काम बहुत मुश्किल है। इसे इड की जिद और सुपर ईगो के ऊंचे ऊंचे आदर्शों के बीच एक बैलेंस बनाना है। एक ऐसा रास्ता निकालना है जो असल दुनिया में प्रैक्टिकल भी हो और जिसे समाज एक्सेप्ट भी करे। तो संक्षेप में कहें तो ये टेबल इन तीनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। इड चिल्लाता है, मुझे अभी चाहिए। सुपर ईगो डांटता है, ये गलत है। और ईगो शांति से बीच बचाव करता है और कहता है, रुको, चलो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन ये सवाल भी तो है कि इड, ईगो और सुपर ईगो का ये जो अंदरूनी झगड़ा है, ये आखिर बनता कैसे है? फ्रॉइड का मानना था कि इसकी जड़ें हमारे बचपन में बहुत गहरी हैं और हमारा व्यक्तित्व विकास की 5 जरूरी अवस्थाओं, 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। फ्रॉइड ने इन 5 अवस्थाओं को साइकोसेक्सुअल स्टेजेस का नाम दिया। उनका मानना था कि हर स्टेज में हमारी जो सुख की ऊर्जा है, जिसे वो लिबिडो कहते थे, वो शरीर के एक खास हिस्से पर फोकस करती है। और हर स्टेज में एक मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है जिसे पार करना हमारे स्वस्थ विकास के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर फिक्सेशन का बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है।
फ्रॉइड कहते थे कि अगर किसी स्टेज में ये चुनौती ठीक से हल नहीं हो पाती, चाहे ज़रूरत से ज़्यादा छूट मिलने की वजह से हो या बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से, तो हमारी कुछ ऊर्जा उसी स्टेज में फिक्स हो जाती है, यानी अटक जाती है। और इसका असर बड़े होने पर भी हमारी पर्सनैलिटी पर जिंदगी भर दिखता रहता है। अच्छा, लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज के दौरान फ्रॉइड के दो सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद विचार सामने आते हैं। एक है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसमें लड़के का अपनी मां के प्रति एक अचेतन झुकाव और पिता के साथ एक तरह की प्रतिद्वंद्विता होती है, और दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जिसमें लड़की का अपने पिता के प्रति अचेतन झुकाव और मां के साथ प्रतिद्वंद्विता होती है। तो इन सब बातों का, फ्रॉइड के इन जटिल और कभी-कभी कंट्रोवर्शियल विचारों का आज के ज़माने में क्या मतलब है? देखिए, भले ही उनके कई आइडियाज़ की आलोचना हुई हो, लेकिन मनोविज्ञान पर उनका असर आज भी बहुत गहरा है। तो इस पूरी बातचीत से कुछ ज़रूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, कि हमारे मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन है जो हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं है। दूसरी, कि बचपन के अनुभव हमारी अडल्ट पर्सनालिटी को बनाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। और तीसरी, कि हम सबके अंदर इच्छा, नैतिकता और असलियत के बीच एक लगातार संघर्ष चलता रहता है। और इन सभी सिद्धांतों का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज हमें साइको एनालिसिस नाम की थेरेपी में मिलता है। ये थेरेपी लोगों को उनके इन्हीं अंदरूनी और अचेतन संघर्षों को समझने और उन्हें सुलझाने में मदद करती है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर हमारे व्यवहार और हमारी इच्छाओं का इतना बड़ा हिस्सा हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर है, अचेतन मन में तय होता है, तो फिर हम असल में खुद पर कितना नियंत्रण रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए फ्रॉइड हमें आज भी मजबूर करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।